नमस्कार दोस्तों, दिन की शुभकामनाएं। मेरे चैनल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का वीडियो टीकाकरण के बारे में है, जो यूनिवर्सल राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत चलाया जा रहा है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1992 में बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया। 1997 से टीकाकरण गतिविधियां राष्ट्रीय प्रजन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक रही हैं, तथा 2005 से टीकाकरण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। NRHM के तहत भारत सरकार 11 टीका निवारक बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण प्रदान कर रही है। ये हैं डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा और मीसल्स, रूबेला, बच्चों में होने वाली गंभीर टीबी, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल और रोटा वायरस के कारण होने वाले दस्त। पिछले कुछ सालों में NRHM ने अपने कई लक्ष्य हासिल किए हैं और टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्षेत्रों में लागू किए जा रहे हैं। इसका श्रेय नर्सिंग कैडर और अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को जाता है, जो शून्य स्तर पर भारतीय आबादी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में लगे हुए हैं। आज के वीडियो में हम टीकाकरण से जुड़े 4 विषयों के बारे में जानेंगे। पहला, टीकाकरण से रोके जा सकने वाले रोग। दूसरा, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। तीसरा, टीकाकरण का स्थान और मार्ग यानी साइट एंड रूट ऑफ वैक्सीनेशन। चौथा, टीकाकरण के बारे में याद रखने योग्य बातें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टीकाकरण से कौन-कौन सी बीमारियों को रोका जा सकता है। सबसे पहले, बच्चों में होने वाला क्षय रोग टीबी। टीबी बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और यह सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी हवा के जरिए फैलता है। जब फेफड़ों की टीबी से पीड़ित लोग खांसते, छींकते या थूकते हैं, एक व्यक्ति को संक्रमित होने के लिए बस कुछ कीटाणुओं को सांस में लेना होता है। हर साल 10 मिलियन लोग क्षय रोग टीबी से बीमार पड़ते हैं। एक रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी होने के बावजूद हर साल 1.5 मिलियन लोग टीबी से मरते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी संक्रामक और जानलेवा बीमारी बनाता है। और BCG बैसिलस कैल्मेट-गुएरिन वह टीका है जो बच्चों में इस जानलेवा बीमारी को रोक सकता है। दूसरा, पोलियोमाइलाइटिस मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। 200 में से एक संक्रमण अपरिवर्तनीय पक्षाघात की ओर ले जाता है। लकवाग्रस्त लोगों में से 5 से 10% की मृत्यु तब होती है जब उनकी श्वास लेने वाली मांसपेशियां स्थिर हो जाती हैं। और पोलियो वैक्सीन यानी OPV ओरल पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन बच्चों में इस बीमारी को रोक सकती है। तीसरा, डिप्थीरिया, जो एक गंभीर संक्रमण है जो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के स्ट्रेन के कारण होता है, जो एक विष बनाता है। विष सबसे अधिक श्वसन तंत्र में ऊतकों यानी टिश्यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से चिपकता है और स्वस्थ ऊतकों यानी हेल्थी टिश्यूज को मारकर बीमारी का कारण बनता है। संक्रमण के विशिष्ट लक्षणों में गले में खराश, बुखार, गर्दन की ग्रंथियों में सूजन और कमजोरी शामिल हैं। मृत ऊतक यानी डेड टिश्यूज एक मोटी ग्रे कोटिंग बनाता है जो नाक, टॉन्सिल और गले में ऊतकों को कवर कर सकता है, जिससे सांस लेना और निगलना मुश्किल हो जाता है। अधिक दुर्लभ रूप से विष रक्त प्रवाह में चला जाता है और हृदय, गुर्दे और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार DPT वैक्सीन की नियमित खुराक बच्चों और शिशुओं में इस रोग को रोक सकती है। चौथा, पर्टुसिस, जिसे वुपिंग कॉफ यानी काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन संक्रमण है जो बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। पर्टुसिस मुख्य रूप से खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। यह बीमारी शिशुओं में सबसे ज्यादा खतरनाक है और इस आयु वर्ग में मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है। टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार DPT वैक्सीन की नियमित खुराक बच्चों और शिशुओं में इस रोग को रोक सकती है। पांचवां, नवजात शिशुओं में टेटानस यानी धनुस्तंभ। टेटानस एक गंभीर बीमारी है
जो बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी के बीजाणुओं के संपर्क में आने से होती है, जो मिट्टी, लार, धूल और खाद में रहते हैं। बैक्टीरिया शरीर में गहरे कट, घाव या जलन के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद यह नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। संक्रमण से मांसपेशियों में दर्दनाक संकुचन होता है, विशेष रूप से जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों में, और इसे आमतौर पर लॉकजॉ के रूप में जाना जाता है। सभी आयु के लोगों को टिटनेस हो सकता है, लेकिन यह रोग नवजात शिशुओं और उनकी माताओं में विशेष रूप से आम और गंभीर होता है, जब गर्भवती माता को टिटनेस टॉक्साइड नामक टीके द्वारा टिटनेस से सुरक्षा नहीं दी जाती है। नवजात शिशुओं में डीपीटी वैक्सीन और गर्भवती महिलाओं में टीटी वैक्सीन इस बीमारी को रोक सकती है। छठा, खसरा यानी मीसल्स, कंठमाला यानी मम्स और रूबेला। मीसल्स एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की उपलब्धता के बावजूद यह दुनिया भर में छोटे बच्चों में मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है। सबसे गंभीर जटिलताओं में अंधापन, एन्सेफ्लाइटिस यानी एक संक्रमण जो मस्तिष्क की सूजन का कारण बनता है, गंभीर दस्त और संबंधित निर्जलीकरण, और निमोनिया जैसे गंभीर श्वसन संक्रमण शामिल हैं। मम्स एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है। यह आपके पैरोटिड लार ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन पैदा कर सकता है, यानी पैरोटाइटिस। रूबेला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर आसानी से फैलता है। रूबेला से पीड़ित अधिकांश बच्चों और वयस्कों को हल्का बुखार और दाने होते हैं। इन बीमारियों को सबसे प्रभावी ढंग से रोकने के लिए शिशुओं और बच्चों को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत MMR वैक्सीन दिया जाना चाहिए। सातवां, जापानीज इंसेफेलाइटिस यानी जेई। जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस एशिया में वायरल इंसेफेलाइटिस का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। यह मच्छर जनित फ्लेवीवायरस है और डेंगू, पीला बुखार और वेस्ट नाइल वायरस के समान जीनस से संबंधित है। जापानीज इंसेफेलाइटिस यानी जेई मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और स्थायी न्यूरोलॉजिक या मानसिक परिणाम पैदा कर सकता है। स्थानिक देशों यानी एंडेमिक कंट्रीज में अधिकांश वयस्कों के बचपन में संक्रमण के बाद प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है, लेकिन किसी भी उम्र के व्यक्ति इससे प्रभावित हो सकते हैं। स्थानिक क्षेत्र जहां जापानी इंसेफेलाइटिस आम है, उस क्षेत्र के शिशुओं और बच्चों को बीमारी से बचाव के लिए जेई वैक्सीन से टीका लगाया जाना चाहिए। इस अध्याय तक आपने उन बीमारियों के बारे में जाना है जिन्हें टीकाकरण और प्रतिरक्षण से रोका जा सकता है। तो टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्या है? टीकाकरण या जिसे वैक्सीनेशन भी कहा जाता है, जो लोगों या आबादी को हानिकारक बीमारियों से बचाने का एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, इससे पहले कि वे उनसे संक्रमित हो जाएं। अब सवाल यह उठता है कि जनसंख्या के किस समूह को टीकाकरण की आवश्यकता है? WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनसंख्या के कमजोर, संवेदनशील या अतिसंवेदनशील समूह को टीकाकरण की आवश्यकता है, यानी सबसे पहले गर्भवती महिला, दूसरे शिशु, तीसरे बच्चे। इन तीनों समूहों के टीकाकरण के लिए NRHM के तहत राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का पालन किया जाता है। तो सबसे पहले हम गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम पर नजर डालेंगे। गर्भवती महिलाओं को टेटनस टॉक्साइड की 2 खुराकें अर्थात इंजेक्शन TT का टीका लगवाने की आवश्यकता होती है। पहली खुराक गर्भावस्था के प्रारंभ में ली जाती है तथा दूसरी खुराक पहली खुराक के 4 सप्ताह बाद दी जाती है। अगर गर्भवती महिलाओं को पिछले 3 सालों में TT की 2 खुराकें मिली हैं, तो TT बूस्टर की सिर्फ 1 खुराक दी जाती है। TT की दूसरी या बूस्टर खुराक गर्भावस्था के 36 हफ्ते से पहले दी जानी चाहिए, हालांकि इसे तब भी दिया जा सकता है जब 36 हफ्ते से ज्यादा बीत गए हों। प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिला को TT दी जा सकती है, अगर उसे पहले TT खुराक का टीका नहीं लगाया गया हो तो। चलिए अब शिशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम पर नजर डालेंगे। यहाँ शिशुओं का मतलब जन्म से लेकर 12 महीने की उम्र तक के बच्चे से है। अब स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट पर ध्यान दें। जन्म के समय शिशुओं को BCG, हेपेटाइटिस B और OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 खुराक दी जाती है। 1.5 महीने
या 0.6 सप्ताह पर हेपेटाइटिस बी, डीपीटी और ओपीवी की पहली खुराक दी जाती है। 2.5 महीने या 10 सप्ताह पर हेपेटाइटिस बी, डीपीटी और ओपीवी की दूसरी खुराक दी जाती है। 3.5 महीने या 14 सप्ताह पर हेपेटाइटिस बी, डीपीटी और ओपीवी की तीसरी खुराक दी जाती है। 10 से 12 महीने की उम्र में एमएमआर वैक्सीन की पहली खुराक दी जाती है। उपरोक्त अनुसूची के अलावा शिशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में कुछ तथ्य याद रखने की आवश्यकता है, अर्थात हेपेटाइटिस बी की 0 खुराक जन्म के 24 घंटे के भीतर ही दी जाती है और ओपीवी की 0 खुराक जन्म के 15 दिन बाद तक दी जाती है। यदि जन्म के बाद बीसीजी नहीं दी जाती है तो इसे 12 महीने की उम्र तक दिया जा सकता है। विटामिन ए की पहली खुराक 1 मिलीलीटर 10 से 12 महीने की उम्र में खसरे यानी मीसल्स के टीके के साथ दी जाती है। अब हम बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम पर आते हैं। यहाँ बच्चों का मतलब 0-1 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बच्चों से है। अब हम स्क्रीन पर प्रदर्शित चार्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 16 महीने से 24 महीने की उम्र में डीपीटी और ओपीवी की बूस्टर खुराक दी जाती है। खसरे यानी मीसल्स की दूसरी खुराक और जापानीज इंसेफेलाइटिस की पहली खुराक दी जाती है। 5 से 6 साल की उम्र में डीपीटी की दूसरी बूस्टर खुराक दी जाती है। 10 साल की उम्र में टीटी का टीका लगाया जाता है। 16 साल की उम्र में फिर से टीटी का टीका लगाया जाता है। ऊपर बताए गए शेड्यूल के अलावा कुछ और बातें भी याद रखने की ज़रूरत है, वो ये कि अभियान सर्वेक्षण के बाद का टीका केवल चुनिंदा स्थानिक जिलों में ही दिया जाता है। 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों को विटामिन ए 2 मिलीलीटर की दूसरी से 9वीं खुराक साल में 2 बार दी जाती है। यहाँ गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण शेड्यूल पर अनुभाग पूरा हो गया है। आशा है कि आप समझ गए होंगे और अब छात्र और अभिभावक होने के नाते आप उपरोक्त जनसंख्या समूह के लिए टीकाकरण के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप टीकाकरण या वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच भी यह वीडियो साझा कर सकते हैं। जाने से पहले ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरफ मैं अमृता मेरवाड़े आज के लिए विदा लेती हूँ। हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।